नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 35वां सत्र है जो कि मार्च 6 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते के लिए तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम इस काम को करते हुए एक महान सौभाग्य मानते हैं और आशा करते हैं कि हम उस दिशा में प्रश्न करें जो इस पुस्तक को पढ़ने वाले के लिए मूल्यवान हो। इस सत्र में मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इतिहास के अलग अलग प्रसिद्ध व्यक्तियों पर किस तरह से इन किरणों और चक्रों का प्रभाव पड़ा। शायद इससे हमें ये समझने में मदद मिले कि हमारे मायाजाल में इन माध्यमों से आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और मैंने सोचा है कि पहले हम उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित करें, जैसे कि व्यक्ति के कामकाजी जीवन पर इन माध्यमों का प्रभाव, जैसे कि जिन्हें हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं। क्या आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन को सवाल कर रहे हैं कि जो हमारे चक्रास होते हैं ना, इनके अंदर चेंजेस कैसे होते हैं। तो उदाहरण के लिए उन लोगों ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम लिया है यहाँ पे कि उनके साथ कैसे चीज़ें हुई हैं। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यदि उनकी जगह पर होते या इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ हों तो हमारे चक्रों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो रा कहते हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन लोगों की चर्चा करने में जो आपके लोगों के बीच अच्छी तरह से जाने जाते हैं, यह संभावना है कि इस जानकारी को एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट यानी स्पेसिफिक रूप से देखा जा सकता है, जबकि वास्तव में अनुभव का महान डिज़ाइन काफ़ी हद तक एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य होता है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उन अनुभवात्मक शक्तियों यानी एक्सपीरियंशियल फोर्सेस पर चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति को माध्यम प्रदान करती हैं। तो राय यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिकली अगर तुम जानोगे तो उसको स्पेसिफिक उसी इंसान के हिसाब से देखना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से हमारे मायाजाल में चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं ना, अनुभव लगभग काफ़ी लोगों के मिलते जुलते ही हैं। और ये एक्सपीरियंस की जो फोर्सेस होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं और ये कैसे माध्यम प्रदान करती हैं हम लोगों को, उसके बारे में अब राह बताना शुरू करेंगे। फिर वो कहते हैं, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों के मामले में जिनका हाल ही में आपके स्तर या ग्रह में जन्म हुआ है, उन व्यक्तियों के विचारों या व्यवहारों के बारे में गलत सूचना और गलत व्याख्या हो सकती है, यानी कि उनके बारे में गलत जानकारियां हो सकती हैं। तो राय यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखो, जो तुम्हें हमसे पता चलेगा ना, तो हो सकता है क्योंकि तुमने किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में पूछा है और जो तुम्हें पता हो ना उसके अंदर दोनों के अंदर भेद हो, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो कुछ और भी निकल सकता है और तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और भी हो सकती है। तो फिर वो आगे कहते हैं, अब हम फ्रैंकलिन के रूप में जाने वाले व्यक्ति का बुनियादी वर्णन करेंगे यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। जब भी कोई व्यक्ति तीसरी घनत्वता में आता है तो उसके सारे ऊर्जा केंद्र में संभावना होती है, यानी कि वो खुली होती हैं, लेकिन उसे खुद ही अनुभव के द्वारा सक्रिय करना होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो भाई, चक्रास तो सबके एक्टिवेटेड ही होते हैं, खुले ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंसेस करते चले जाते हैं ना, फिर उनके अंदर चेंजेस होने शुरू होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, जिसे फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है, उसने बहुत तेजी से लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग को विकसित किया और काफ़ी कम उम्र में ब्लू रे ऊर्जा केंद्र में काम करना शुरू कर दिया। इस तेजी से विकास के कारण
ये थे कि सबसे पहले इन किरणों की सक्रियता में उसकी पिछली कुछ उपलब्धियां थी। दूसरा, उसकी शुरुआती जिंदगी में उसे मिले सुख और सुविधाएं और आराम भी थे। तीसरा, किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा। इस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, उसकी ब्लू रे कंपनता इस व्यक्ति फ्रैंकलिन के बराबर या अधिक थी। इस प्रकार उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे माध्यम मिलते रहे, जो कि उसके पूरे जीवन में बने रहे, यानी कि उसके साथी ने उसके लिए माध्यम का काम किया। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बारे में वो ये बोल रहे हैं, उनके नीचे के 4 चक्र खुले हुए थे, यानी रेड रे, ऑरेंज रे, येलो रे और ग्रीन रे, वो खुले हुए थे। और जो ब्लू वाला चक्रा था, यानी थ्रोट चक्रा जो है, कह रहे वो भी काफ़ी खुला हुआ था। अब उसके जो उसे उन्होंने रीज़न बताया ना, उन्होंने कहा कि पहले तो बचपन में ही हो सकता है कि जैसे होता है ना, बच्चे स्टेज पे चले जाते हैं, बोलने की आदत हो जाती है, थिएटर करने लगे, म्यूज़िक करने लगे, कुछ और ऐसा करने लगे कि उनको जो उनका थ्रोट चक्रा खुल जाए, तो शर्म और ये सारी चीज़ें उनके अंदर से चली जाए, या कह लो नर्वसनेस उनके अंदर से चली जाए। तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी बचपन में ही, क्योंकि उनको इस तरीके की उपलब्धियां हो गई थी। फिर दूसरा, उनके जीवन में जितनी भी सुख थे, सुविधाएं थी, आराम था, उससे भी उनको सपोर्ट मिला, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो उसका इस्तेमाल करके वो और आगे निकलते गए। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा, यानी कि उनके अंदर ज़िंदगी में आगे निकलने की ना एक इच्छा थी कि हाँ, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और फिर चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि उनका जिसके साथ प्रेम संबंध था, ठीक है, उस व्यक्ति ने उनकी बड़ी मदद की, क्योंकि उस व्यक्ति का थ्रोट चक्रा काफ़ी खुला हुआ था। और जिसके साथ उनका ये प्रेम संबंध था, उसने टाइम टाइम पर उसको सजेशंस दिए, क्योंकि वो मांगते गए होंगे तो उनको सजेशंस मिलते गए होंगे। तो वो जो सजेशंस थे ना, वो उनके लिए एक मीडियम या कह लो कैटलिस्ट का काम करने लगे। तो जब वो कैटलिस्ट का काम करने लगे, उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये चारों चक्र उनके काफ़ी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग ब्लू रे भी अगर बोले, 5 चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड थे। फिर वो आगे कहते हैं, इस व्यक्ति को ग्रीन रे गतिविधि जारी रखने में कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि सत्ता पाने की इच्छा के लिए उसे दूसरों पर अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ा। इसका प्रभाव उसके भौतिक शरीर पर भी पड़ा। फिर वो कह रहे हैं कि भाई उसका क्या कहते हैं, जो ग्रीन चक्रा था उसके अंदर फिर गांठ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि सत्ता पाने की जो लालच होता है, ये जो होड़ होती है ना, इसके लिए आपको अपने नीचे के जो लोग होते हैं उनको दबा के रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये पावर का स्ट्रगल होता है। और यहाँ पावर स्ट्रगल के चक्कर में ना, आप नीचे वाले को जब भी दबाओगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर जाके पड़ेगा। तो इस केस में उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो आगे कहते हैं, जब उसके भौतिक शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, तब उसे एक बार फिर मौका मिला कि वह ताकत के सार्वभौमिक, यूनिवर्सल या आदर्श पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करें, यानी कि सत्ता का दुरुपयोग ना करें। इस प्रकार जब युद्धप्रिय कार्य की शुरुआत में इस व्यक्ति ने हरे और नीले किरण ऊर्जा की कीमत पर नारंगी और पीली ऊर्जा किरण का ज़्यादा उपयोग किया था, तब उसने कुछ पॉजिटिव ध्रुवीयता खो दी थी। फिर जब उसके भौतिक शरीर में कठिन माध्यम लगे, तो उसने अपनी ध्रुवीयता को फिर से पा लिया था, यानी कि वो फिर से पॉजिटिव हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उसके एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, यानी कि हो सकता है पैरालिसिस हो गया हो, ठीक है। तो इस केस में भी उनके साथ ये हो गया होगा कि भाई अब पैरालिसिस हो गया था, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय पर ना व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा काम कर सकता है, मतलब अपने बारे में सोचेगा कि भाई मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। तब जाके उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल लव, ये सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना, दूसरों के प्रति प्रेम और प्यार। तो इससे उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भाई ये जो सत्ता जो मेरे हाथ में है ना, इसका दुरुपयोग ना करूं मैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको युद्ध प्रिय होने की वजह से कि भाई हाँ, देश युद्ध करना ज़रूरी है, इन चीज़ों की वजह से उनका जो क्या कहते हैं ग्रीन और ब्लू चक्रा था ना, उसमें ब्लॉकेज आने लग गई, और उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ऑरेंज और येलो रे का। और जब ऐसे हुआ तो उनकी जो पोलैरिटी थी ना, नेगेटिव वाली, वो बढ़ गई, यानी पॉजिटिव का लॉस हुआ। अब जब पॉजिटिव का लॉस हुआ, उसका इम्पैक्ट जाके उनकी बॉडी पर पड़ा। जब बॉडी पर पड़ा, तो फिर उनका जब ये वाला जो अभी उन्होंने बताया कि पैरालिसिस हुआ उनको, तब जाके उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉजिटिव जो हुआ थी, पोलैरिटी थी, उसको वापस पाना शुरू किया। फिर वो आगे कहते हैं, यह व्यक्ति युद्धप्रिय प्रकृति का नहीं था, बल्कि किसी भी तरह के झगड़ों के दौरान
उसकी कंपनता ग्री रे की थी, जो कि ब्लू रे ऊर्जाओं के साथ काम करती थी। वह व्यक्ति जिसे फ्रैंकलिन के गुरु के रूप में जाना जाता था, उसने भी इस समय के दौरान ब्लू रे एक्टिवेटर के रूप में न केवल अपने साथी के लिए बल्कि अधिक सार्वभौमिक व्यवहार यूनिवर्सल एक्सप्रेशन में भी कार्य किया। इस व्यक्ति का सार्वभौमिक अर्थों में यानी कि लोगों के सामने झुकाव हमेशा पॉजिटिव था, जबकि कम सार्वभौमिक अर्थों में यानी अकेले में उसका एक पैटर्न बनने लगा जिससे कर्म कहा जा सकता है। इस कर्म के कारण उसका उसके साथी शिक्षक के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर वो उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो उनकी प्रेमिका थी। तो वो कह रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर था ना, वो ऐसा तो नहीं था कि वॉर लाइक हो, कि उन्हें युद्ध पसंद हो या कुछ हो। तो और वो जनरली ये भी था कि भाई युद्ध की स्थिति में भी वो ये प्यार प्रेम से आराम से बातों को सुलझाना प्रेफर करते थे। ब्लू रे वो कह रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल करके यानी मुंह का इस्तेमाल करके। ठीक है। और फिर वो उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो इनका पार्टनर थी ना, ये इनके एक एक्टिवेटर के रूप में काम आई। ब्लू रे का इस्तेमाल करते हुए वो मुंह से इनको बताती रहती थी कि भाई ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो इसमें एक सीखने वाली चीज़ ये है कि कभी कभी कई ना रिलेशनशिप्स में लोग ये सोचते हैं कि ये जो मेरा पार्टनर है ना, ये शायद इसको पता नहीं है, मेरे को ज़्यादा पता है इससे। तो ऐसे में ना एक बार को रुक कर ना अपने पार्टनर को सुनना चाहिए, चाहे वो फीमेल अपने मेल पार्टनर को सुने या मेल फीमेल पार्टनर को सुने या मेल मेल पार्टनर को सुने या फीमेल फीमेल पार्टनर को सुने। तो एक बार को रुक कर ना एक दूसरे की बात को सुनना ज़रूर चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें संतुलन, अगर मैं इसकी बात सुनकर संतुलन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ ना, तो उसके ऊपर एक बार को ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस ना वो खराब भी हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा। और इसमें भी आप ये देखो कि वो ये कह रहे हैं कि हालांकि वो एक दूसरे की सपोर्ट तो कर रहे थे, मतलब वो जो उनकी प्रेमिका थी वो सपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि पैटर्न ना कुछ इस तरीके के बनने लग गए, इसकी वजह से उसका कर्म जनरेट हो गया और उनके जो संबंध थे ना वो ठीक नहीं रहे। अब ये जो कर्म जनरेट होने की जो बात हो रही है ना यहाँ पे, वो इस केस में होती है। जनरली क्या होता है कि जब एक रिलेशनशिप में हम होते हैं ना, अगर आप एक पार्टनर की बात ज़्यादा सुने ही जा रहे हो, सुने ही जा रहे हो, सुने ही जा रहे हो, तो सामने वाला ना धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल समझने लग जाता है एक रिलेशनशिप के अंदर। ये हो जाता है जाने अनजाने में। अब जब ये जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है ना, तो फिर वो व्यक्ति, उसको आदत पड़ जाती है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंगली मेरी बात सुनकर ये सामने वाला व्यक्ति ये चीज़ें करता है। तो अगर वो व्यक्ति उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में जाके चीज़ें ना करे ना, तो फिर उसकी वजह से रिलेशनशिप में खटास भी आ सकती है। ठीक है। और जो व्यक्ति ये सोच के चल रहा था कि भाई मेरी सारी बातें माने जा रही हैं, जब उसकी बातें ना मानी जाएं तो उस केस में उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है, फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि उस वजह से उनके संबंध फिर बाद में जाके खराब हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि हर रिलेशनशिप में ना ये ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सामने वाले की बात सुने ही चले जा रहे हो और एग्जैक्टली वैसा ही करते चले जा रहे हो। अपनी बात भी रखना सीखनी चाहिए, सामने वाले की बात को भी रखना चाहिए और दोनों की बातों को एक बार में क्या कहते हैं बैलेंस करके फिर करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आंख बंद करके सामने वाले की आप बात माने जा रहे हो। अब उससे हो सकता है आपके फ़ायदे भी हो रहे हो सकता है आपके नुकसान भी हो रहे हो। लेकिन फ़ायदा और नुकसान तो एक बात की बात है, लेकिन आपस में कम से कम बैठ के ना इस चीज़ को हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर इससे ये सीखने को मिला है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्या फ्रैंकलिन की पत्नी उनकी गुरु थी? क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। दूसरा ये भी जानना चाहूँगा, क्या फ्रैंकलिन ने खुद अपने भौतिक शरीर पर ही सीमाएं लगाई थी, यानी कि क्या फ्रैंकलिन ने अपने ऊपर ही या अपने जो बॉडी में उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जैसे पैरालिसिस और ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो क्या ये उन्होंने खुद ही लगाए थे क्या इस तरीके के माध्यम? तो रा कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। सीखे जाने वाले सबक और जीवन के उद्देश्य का बुनियादी दिशा निर्देश जन्म लेने से पहले ही सावधानी पूर्वक हर व्यक्ति के हायर सेल्फ द्वारा तय होता है। यदि फ्रैंकलिन दूसरों से ज़्यादा सफल होने की अत्यधिक आनंद या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए लगाव से बचते, जो कि उनके व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से होता है, तो इस व्यक्ति पर कोई सीमा नहीं लग सकती थी। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं रा कि देखो, अगर वो क्या कहते हैं ये सावधानी पूर्वक काम करता ना, और उनके हायर सेल्फ ने ये लगाए भी थे कि भाई अगर ये अपने रास्ते से भटकने लगे ना, तो इस तरीके की चीज़ें लग जानी चाहिए इसकी लाइफ में। तो ऐसे अगर आप लोगों के आसपास भी दोस्तों कभी ऐसा हो रहा हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के चलना
कि जो हमारे साथ के लोग हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी की ज़िंदगी में कोई दुख आ गया, किसी की कैसे तबीयत ख़राब हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो उस केस में ना आपको क्योंकि आप लोग तो एक का ज्ञान ले रहे हो, तो एक बार को बैठकर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में यहाँ पर आके अभी ये लगने लग गए माध्यम, यानी कैटलिस्ट लगने शुरू हो गए हैं, किसकी तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई, इसके साथ इस तरीके की तबीयत ख़राब हो रही है या ये दिक्कतें हो रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि ना एक्चुअली में अपना जो हम लोग डिज़ाइन करके आते हैं ना लाइफ को, वो डिज़ाइन होता कुछ और है, और हम यहाँ पे क्योंकि ये माया जाल है, इसमें फंस जाते हैं और फंस के उल्टी डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं, तो तब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि इस केस में है। तो और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ये क्या कहते हैं, अत्यधिक आनंद या प्रतिस्पर्धा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी खुशियाँ ज़िंदगी में आ जाना, ये भी प्रॉब्लम होती है। और वो कह रहे हैं कंपटीशन की भावना कि भाई इससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना है, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूस ऊर्जा की ज़रूरत लगती है फिर। मतलब आप 24 घंटे आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मुझे इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। तो एक तरीके की रैट रेस में आप फंस जाते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ों में वो ना पड़े ना, और अपनी ज़िंदगी को बड़े सामान्य तरीके से लेके चलता, तो ये वाले कैटलिस्ट नहीं लगते उसकी ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि उसने अपनी ही लगाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की, इस वजह से उसकी ज़िंदगी में ये लग गए। फिर वो कहते हैं, हालांकि इस प्रोग्रामिंग में दूसरों की सेवा करने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल थी, और जब प्रेम की शक्तियों की कमी के कारण अवसर कम होने लगे, तब इस व्यक्ति के सीमा लगाने वाले माध्यम सक्रिय होने लगे। तो देखा, उन्होंने यही बोल दिया। हालांकि उसकी इच्छा तो ये थी कि भाई वो दूसरों की सेवा करे, ठीक है, और उस रास्ते पर काम करे। और दोस्तों, हम भी जानते हैं, हमारे ग्रुप में भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सेवा करने की काफ़ी प्रबल इच्छा रखते हैं। कोई लॉ ऑफ वन ट्रांसलेट कर रहा है, कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब अपने अपने लेवल पर करे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप ऐसे काम करने लग जाते हो ना, तो आपको कंटिन्यूस लव की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको कंटिन्यूस सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपको वो सपोर्ट ना मिले ना, तो उसकी वजह से जो आपके कैटलिस्ट है ना, वो लगने शुरू हो जाएंगे। यानी आपकी हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपका बिल्कुल ही दिल मर जाए उस काम से, आप ना करना चाहो, आपको ऐसा लगने लग जाए यार ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने सर के ऊपर ले लिया। ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसीलिए मेडिटेट करने की वजह से आपको अपना कंटिन्यूस लव के वाइब्रेशन को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया ना, तो आप दूसरों की सेवा भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। और इस तरीके के कैटलिस्ट लग जाएंगे फिर आपकी ज़िंदगी में, और एक बार ये कैटलिस्ट लग गए ना, तो फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है इनसे वापस बाहर निकलने में, ठीक है। तो ये अच्छा था जो हम लोगों को सीखने मिला, कि किसी और के उदाहरण से ही सही, लेकिन कुछ तो सीखने को मिला ना इससे, ये अच्छी चीज़ है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। अब मैं एडोल्फ हिटलर के संबंध में उसी प्रकार की जानकारी मांगना चाहूँगा जो आपने पहले ही दे दिया है। उसे फिर से बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो उस जानकारी को पूरा करें, यह मददगार होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पता है आपको इन्होंने एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि एक तरफ एक पॉजिटिव एंटिटी हो गया, कौन? रूजवेल्ट। अब क्योंकि ये डॉन समझदार था, इसको दोनों ही साइड देखनी थी पोलैरिटी की, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट यानी कि एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल ले लिया कि अब जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने होंगी ना, तो मैं बेहतर संतुलन बना पाऊंगा इस बात को लेकर। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने पूछ लिया। अब जब दोनों साइड पता चल जाएंगी ना, तो हम लोग भी एक बार को ये सोच के चल सकते हैं कि भाई इन दोनों साइड के अंदर की चीज़ें होती कैसे हैं, इन दोनों के चक्रों के अंदर काम होता है तो होता कैसे है। तो राय इसका जवाब देते हैं, जिसे आप एडोल्फ कहते हैं उसके बारे में बात करने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन पैटर्न में भारी मात्रा में भ्रम की स्थिति है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी चर्चा करने पर हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं जिसने अपने ग्रीन रे को बिल्कुल बंद करके ऊपर के चक्रों को सक्रिय करने का प्रयास किया, यानी कि दिल पर ही गांठ लगा दी अपने दिल के चक्र पर, और अपने झुकाव को ना तो पॉजिटिव कर सका और ना ही नेगेटिव कर सका। यह व्यक्ति मूल रूप से नेगेटिव था, हालांकि यह इतना कंफ्यूज था कि इसका व्यक्तित्व ही विघटित यानी डिसइंटीग्रेट हो गया, और इस प्रकार उसकी मन, शरीर और आत्मा की कटाई के लायक नहीं बन पाई, और उसे उपचार की काफ़ी आवश्यकता हो गई। तो दोस्तों देख लो, इतना क्रूर होने के बावजूद उसकी हार्वेस्ट नहीं हो पाई, इसकी एडोल्फ हिटलर की। और इसमें भी देखो, वो था तो नेगेटिव, उसका जो बेसिक बिहेवियर था वो तो नेगेटिव था, और उसने अपने दिल के चक्कर पे गांठ भी लगा दी थी। लेकिन अभी इसके आगे का रीज़न देखे ना, कि ये जो गांठ लगाने के बावजूद उसकी कटाई हुई नहीं, तो क्यों नहीं हुई? तो इसके आगे राय ये कहते हैं
इस व्यक्ति ने नेगेटिव ध्रुवीकरण के पैटर्न का पालन किया, जिसमें यह सुझाव है कि यह एलीट भी है और गुलाम वर्ग भी है, और इस व्यक्ति द्वारा इसे इस प्रकार देखा गया कि वो अपने समाज की संरचना में मदद कर रहा है, यानी कि वो अपने समाज देश को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि वह सचेत ध्रुवीयता से अपने पतन की दुनिया में बह गया, जहां सपनों ने आपके स्थान समय निरंतरता में स्थान ले लिया, यानी कि वो सपने ही देखता रहा, एक जगह टिका ही नहीं। इस तरह के व्यक्ति रचयिता की सेवा करने में असफल हो गया, क्योंकि वो खुद की सेवा के रास्ते में कटाई योग्य नहीं बन पाया। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा तेजी से बिना अपने अनुभव को एकत्रित करके यदि ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, तो यह एक तरह से पागलपन ही होता है। तो दोस्तों देखो कितनी सही बात बोली उन्होंने कहा कि एक तरीके से, जब उन्होंने इस आंसर का जवाब देना शुरू किया, उन्होंने कहा कि एक तरीके से वो एक एलीट भी था और एक गुलाम भी था। अब ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिटलर एक ही रात में हिटलर बन गया था। हिटलर के पीछे भी बहुत लोग खड़े थे जो उसकी फंडिंग कर रहे थे, और बहुत लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। कोई उसको मतलब एम्यूनिशन देने में, कोई उसको सपोर्ट करने में, कोई उसको ये वॉर स्ट्रैटेजीज बनाने में, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो उसके पीछे भी लोग थे और उनका वो गुलाम था। जो तो देखने में ऐसा लगे ना कि ये पावरफुल व्यक्ति है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पावरफुल व्यक्ति हो। हमेशा ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। अगर आपने उसके पीछे ध्यान देना शुरू किया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलीट भी है और साथ में ये गुलाम भी है किसी और का। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। फिर इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि चाहता तो उसको तो ऐसा लगता था कि वो अपने समाज की संरचना कर रहा है, मतलब क्योंकि उसकी सोच ये थी कि भाई एक ही तरीके की वो हो जानी चाहिए रेस, बाकी सारे जितने भी लोग हैं उनको हटाओ। उसने मारना शुरू कर दिया था, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी कि भाई मैं एक तरीके की ही रेस बनाऊंगा, ठीक है, या एक ही तरीके की प्रजाति रखूंगा अपने देश के अंदर। यही वो तरीका है जिससे हमारे मेरा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। उसका जो सोच थी ना, उसमें सारे लोग इंक्लूडेड नहीं थे। उसकी सोच में कुछ एकदम स्पेसिफिक तरीके के लोग इंक्लूडेड थे, और ये वो कारण था जिसकी वजह से उसकी ये हार्वेस्ट हो ही नहीं पाई, क्योंकि ना तो इधर का ही हुआ पूरा और ना ही उधर का हुआ पूरा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ना ज़्यादातर कन्फ्यूजन की स्टेट में भी था और हमेशा सपने देखता रहता था, क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति ना उसके अंदर एक भावना डेवलप हो जाती है कि मेरे को ना ये रातों रात वो उसका ऐसा लगता है कि आज मैं इतने देश जीत लिए, आज मैंने इतने जीत लिए हैं, आज मैंने ये जीत लिया, आज मैंने वो जीत लिया है। तो जितना जीतता जाएगा ना वो अपने ही एक सपने की दुनिया के अंदर चला जाएगा। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, ठीक है, और उसको पावरफुल बनाती है जनता। ठीक है, जनता ने ही बनाया था इसको। इसकी सारी बातों में जो आई थी ना, जनता ही आई थी, क्योंकि ये इसने इमोशनल हो के और लोगों को ब्लैकमेल कर करके, इमोशनल ब्लैकमेल कर करके फिर इसने लोगों को क्या कहते हैं अपनी बातों में फंसाना शुरू किया था, और लोग इसकी बातों में आ भी गए थे। और ये एक सपने की दुनिया के अंदर चला गया था कि हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ और मैं ऐसा हो गया हूँ और मैं वैसा हो गया हूँ, ठीक है। और इसके साथ में भी लोग खड़े हुए थे जो इसको 24 घंटे हवा भरते रहते थे इसके अंदर कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसे दो चार होते ही हैं जो इनके अंदर हवा भरते रहते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इस तरीके की सपने की दुनिया में तो था ही था, और वो उन्होंने कहा ना कि रचयिता को सेवा ही नहीं दे पाया वो। अब भाई नेगेटिव कर रहा है, कम से कम ढंग से तो कर उसको, नेगेटिव को वो भी नहीं कर पाया वो, ठीक है। और इस वजह से ना तो उसकी कटाई हो पाई और ना कुछ हो पाया। और इस सपने के कारण राणे बोला कि अंत तक पहुंचते पहुंचते ना एक पागलपन की उसमें हो गया था, वो पागल ही हो गया था कि नहीं मुझे देश जीतने हैं, नहीं मुझे देश जीतने हैं। तो ये जो इस तरीके का जो ये होती है ना, ये पागलपन ही होता है। और इसमें पोलैरिटी कहाँ कब कैसे शिफ्ट हो रही है ना, कुछ पता नहीं चल सकता है इंसान का, क्योंकि पागलपने में कर रहा है, कॉन्शियसली तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उसको अपने अब जितने भी एक्सपीरियंसेस है बैठकर देखता तो सही कि भाई एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ। करना उसको ये है कि बस देश जीते ही जा रहा है, जीते ही जा रहा है, जीते ही जा रहा है। हालांकि उसकी इच्छा, प्रबल इच्छा ये थी कि मैं पूरा ग्रह जीत लूँ, और इसी वजह से वो मारा भी गया था। क्योंकि जो उसको फंडिंग कर रहे थे ना, ये हमें पता चला था स्टीवन ग्रियर के उसमें ही एक इंटरव्यू के लिए कोई एक व्यक्ति आए थे, नाम याद नहीं है, उन्होंने ऐसे बताया था कि जो लोग उसे फंडिंग कर रहे थे ना, फिर वही उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो उनके ऊपर भी जीत हासिल करने की कोशिश करने के चक्कर में लग गया था कि अब मैं इनके ऊपर भी जीत हासिल करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा हमने तुझे बनाया और तू अब हमारे पीछे आएगा। तो इस वजह से उसकी ये पतन होने का कारण उसका ये था। फिर आगे रहा कहते हैं,
हमने पिछले संपर्क में आपको सावधानी और धैर्य का सुझाव दिया था और हम इस व्यक्ति के उदाहरण का उपयोग करके फिर दोहरा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन में अपने शरीर, दिमाग और आत्मा परिसर को संश्लेषित यानी सिंथेसाइज्ड और एकीकृत यानी इंटीग्रेट किए बगैर यदि ध्रुवीकरण करता है तो क्या होता है। स्वयं को जानने का अर्थ है मजबूत जमीन का आधार रखना। तो यानी कि वो अपने आप को तो उसने जाना नहीं। अगर वो मेडिटेट कर रहा होता, कुछ खैर मेडिटेशन कर रहा होता, तो इस तरीके के रास्ते पर वो होता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इस रास्ते पर होता। लेकिन उसने जितनी चीज़ें की ना उतावलेपन में की कि मेरे को जल्दी करना है, जल्दी करना है। और बोला भी जाता है कि हिटलर ना हर चीज़ को जल्दी 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 करता था, बहुत क्विकली था मतलब हर चीज़ को करने में वो। और ना ही उसने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उनको सिंथेसाइज या इंटीग्रेट किया, यानी अपने अनुभवों को देखा ही नहीं उसने, समझा ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। बस होते हैं ना कुछ पागलों की तरह, बस करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, तो वो करता ही चला गया। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा होता है ना, तो उसका जो ध्रुवीकरण है ना, जो भी होगा ना, उसके सारे ऊर्जा चक्र के अंदर डिसबैलेंस कर देता है और फिर वो अपना आपा खो चुका होता है। और राय यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं को जानने का अर्थ है मजबूत जमीन का आधार रखना। यानी कि अगर आप मेडिटेशन करते रहोगे और आप मेडिटेट करते करते फिर काम करोगे, चाहे फिर आप दूसरों की सेवा का करो या खुद की सेवा का करो, अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, अपनी पोलैरिटी को संभाल कर चलोगे अपने आप को, ना कि ये पागलपन और उतावलेपन में आगे एक ही दिशा में दौड़ पड़ना। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।